नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका था पिछली क्लास में कि आज से हम लोग प्रॉपरली हिंदी साहित्य का अध्ययन शुरू करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये मेरी पहली ही क्लास होगी। पिछले क्लास में इंट्रो जो हुआ था उसके बाद में तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप देखते हो तो इतिहास एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इतिहास को अगर अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में आप सिर्फ इतिहास वर्ड को लेंगे तो इस इतिहास का मतलब क्या होता है, आप सबने पढ़ा है। इतिहास मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। तो जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं इतिहास। अब हमारा इतना काम तो हो गया, हमने देखा इतिहास। अब इसमें लगा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्या करेंगे, हम इस हिंदी साहित्य को यहाँ पर ही लिख दो। मतलब हिंदी साहित्य में जो बीत चुका है, यही तो हुआ। इतिहास मतलब जो बीत चुका है, और हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी साहित्य में जो बीत चुका है। ओके, सो हिंदी साहित्य में जो बीत चुका है उसका अध्ययन करना। फाइनल क्या हो जाएगा, उसका अध्ययन करना। और वो भी अध्ययन कैसा रहेगा, क्रमबद्ध। मैं इसको जानबूझ के ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अध्ययन करना। तो आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब हिंदी साहित्य में जो बीत चुका है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना। अब आपके मन में ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, इतिहास समझ में आ गया, हिंदी साहित्य में क्या करना है, बेसिकली ये आपको समझ में आ गया। अब हमें कैसे करना है ये समझना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि हर एक विषय का भी इतिहास होता है, जैसे हमारे मानव जाति का भी इतिहास है। हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग पहले एक कोष की थे, बहुकोष किया है। तो जैसे जैसे जंतु समूह या पादप समूह का विकास होता है, ऐसे किसी भी भाषा का भी विकास चरण दर चरण में होता है। तो अगर आप देखो किसी के इतिहास का अध्ययन करना है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो आप ऐसे तो नहीं कर लेंगे कि किसी के इतिहास का अध्ययन करना है, आपने कुछ भी बनाया यहाँ पे और ये लीजिए हमारा अध्ययन हो गया। तो ऐसे अगर करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ऐसी अस्त व्यस्तता आ जाएगी बीच में जिससे अध्ययन संभव नहीं है। तो इस अध्ययन को संभव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस अध्ययन को संभव बनाने के लिए हम इतिहास को या हिंदी साहित्य के इतिहास को चरण दर चरण में बांट देते हैं। चरण दर चरण में बांट देते हैं क्योंकि किसी, अगर मान लीजिए आपको छोटी चीज एक पन्ना पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, बट अगर आपको एक बुक को पूरी रीड करना है, समझना है, तो आप क्या करोगे, उसको चैप्टर्स में डिवाइड करोगे। यही होता है ना हमारी बुक्स में, वो चैप्टर्स में डिवाइड है। चैप्टर्स हेडिंग्स में डिवाइड होता है कि ये हेडिंग है, इसके हम तो ये देखेंगे, सेकंड हेडिंग में हम ये पैटर्न देखेंगे और ये कंटेंट देखेंगे। तो बेसिकली किसी अगर बड़ी चीज का अध्ययन करना है तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले, जो आपके टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा, फालतू की बात कोई नहीं होगी। सो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला अध्ययन जो किया, आपको जान के हैरानी होगी, वो कोई हिंदी का इंसान नहीं बल्कि फ्रांस का एक विद्वान था। फ्रांस का एक विद्वान था। अब फ्रांस का कौन सा विद्वान हो सकता है, फ्रांस का कौन सा विद्वान हो सकता है? तो आप बोलोगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है, आप बोलोगे कि गारसा दा तासी। आप क्या बोलोगे, गारसा द ताशी। सो गारसा दा ताशी महोदय ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, आपको बताना है गारसा दा तासी महोदय ने लिखा। आप मेरे साथ में इन पॉइंट्स को लिखते रहेंगे। तो फ्रांस का विद्वान, ये हिंदी साहित्य को लिखने वाला, ऐसे इसको हेडिंग बना लेंगे, एक पॉइंट के रूप में लिख लेंगे, हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला सबसे पहला विद्वान जो था
सबसे पहला विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला, को लिखने वाला, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला सबसे प्रथम विद्वान था, जो प्रथम व्यक्ति बोल सकते हो। वो प्रथम व्यक्ति कौन हो गया, आपने सीख लिया है। वो प्रथम व्यक्ति थे हमारे फ्रांस के विद्वान गार्सा द तासी। फ्रांस के विद्वान गार्सा द तासी महोदय ने ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा। अब इन्होंने कौन से नाम से लिखा, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गार्सा द तासी महोदय ने किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रारंभ किया। तो इनका अजीब नाम है गार्सा द तासी महोदय। इन्होंने किस नाम से लिखा, अगर नाम आपको डालना है किस नाम से लिखा तो आप बोल दोगे। अब इनका नाम आप बोलोगे कैसे, इस्तवार, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर, लिटरेट्यूर, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए एंदुए ए हिंदुस्तानी, एंदुए ए हिंदुस्तानी। तो इस नाम से इन्होंने लिखा था सबसे पहला इतिहास, हिंदुस्तानी। ठीक है, तो अभी आपने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने क्या देखा, जो बीत चुका है उसे अध्ययन कहते हैं। सबसे पहला विद्वान कौन था जिसने हिंदी साहित्य को लिखा, हिंदी साहित्य के लेखन का पहला विद्वान हो गया गार्सा द तासी। ये कहाँ का था ये भी पूछा जाता है, तो ये फ्रांस का था। इसने किस नाम से लिखा, आप इसको हेडिंग को ऐसे बना दीजिएगा, किस नाम से लिखा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि किस नाम से। तो किस नाम से लिखा, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। अब देखो ये फ्रांसीसी वर्ड है, तो ये आपको अलग अलग किताबों में माइनर सा डिफरेंस इसमें दिख सकता है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं पूछेगा यहाँ पे कि इसका नाम लिटरेट्यूर था, रा में ए की मात्रा थी कि आय की मात्रा थी, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं। आपको ये ध्यान रखना है जो नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, के नाम से ही इन्होंने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। अब देखो इनका जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है, अब मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपसे। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि इन्होंने इतिहास लिख दिया, ठीक है। अब इनका पहला संस्करण इन्होंने 2 भागों में निकाला था बेसिकली। तो इनका भाग 1 जो था, भाग 1 ये भी पूछा जाता है बहुत अच्छे से। पहली चीज भाग 1 और दूसरा भाग 2, भाग 1 या भाग 2 जो भी कहोगे आप। तो अब भाग 1 कब निकाला गया और भाग 2 कब निकाला गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भाग 1 के लिए अगर आप देखोगे तो ये होगा 1839, 1839, 1839। तो ये हो गया आपका 1839 ईस्वी में इनका पहला जो था वो निकाला गया। फिर अब आप पूछो कि दूसरा कब निकाला गया, और ये भी पूछा जाता है, तो ये हो जाता है 1847, जिसको बोलते हैं 1847। 1847 में इनका दूसरा भाग निकाला गया। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि फ्रांस के विद्वान गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुए हिंदुस्तानी नाम से जो अपना ग्रंथ प्रकाशित किया, उसका पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ। ईजीटी में शिल्पी बुक में चौथा जो आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है उसमें से उसमें 27वें नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, सीधा सीधा भाग पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। भाग 1 जो होगा वो 1839 में आ जाएगा, भाग 2 आ जाएगा 47 में। लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपको और सीखनी है, तो ये इनका पहला संस्करण था। इस पहले संस्करण में ये सारी कहानी हो जाती है। ये सारी कहानी कहाँ पे हो जाती है, पहले संस्करण में। अब आती है बात दूसरे संस्करण में करने की, तो ये भी पूछा जाता है इनका दूसरा संस्करण कब हुआ था, तो ये याद रख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे संस्करण इनका कब प्रकाशित हुआ,
दूसरा संस्करण, दूसरा संस्करण आप देखोगे तो कब प्रकाशित हुआ ये आपको करना है। तो दूसरा संस्करण पहले में आपने देख लिया, जो पहले संस्करण के दो पार्ट थे वो पहले में 1839 हो गया, दूसरे में 1847 हो गया। अब आता है इनका दूसरा संस्करण, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि दूसरा संस्करण कब निकाला गया, तब इसका क्वेश्चन अलग है और इसका आंसर भी एक तरह से अलग ही हो जाएगा। इसमें आप ये 1839 और 1847 नहीं मानेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा संस्करण की बात करेंगे, तो ये हो जाता है 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दूसरा संस्करण इनका जो निकाला गया था ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके 3 भाग थे। पहले संस्करण में आपने देखला कितने भाग थे, 2, और इसमें कितने भाग हो गए, 3 भाग। तो आप बोल दोगे पहले संस्करण में 2 भाग थे और दूसरे संस्करण में 3 भाग हो गए। अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं साइड करके अब आपको ले चलता हूँ एक दूसरे साइड में, जो कि आपको समझना है। अब इनका कहानी हो गई। अब इनके बहुत सारे, आपने देखा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। ये फ्रांस के रहने वाले थे, बट इनको भारत की जनता से बहुत प्रेम था। ये कई बार आए थे, रुके थे। इन्होंने तुलसीदास, या आप बात करोगे और हमारे जो भक्तिकालीन विद्वान थे उनका अध्ययन, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया था। तो उसके बाद में ही इन्होंने इतिहास लेखन का सोचा और इन्होंने प्रारंभ भी किया। तो जब कोई काम पहली बार होता है, जैसे मेरी क्लास पहली है, तो मेरी कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी जो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, मैं उनको इम्प्रूव करूंगा। ऐसे इनके इतिहास में भी बहुत कुछ त्रुटियां भी आई, लेकिन इनका अगर मैं गुण बोलूं कि इनके गुणों की बात करें कि इनका जो इतिहास लेखन था उसमें कौन सा मेन गुण था, तो इनका सबसे बड़ा गुण यही था कि ये प्रथम इतिहास था, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखा। और जब पहली बार होती है कोई बात, तो वो अपने आप में गुण बन जाती है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है कि मैं कम से कम आप लोगों के सम्मुख अपनी बातें रख पा रहा हूँ। कमियां तो होती हैं, आप लोग जैसे बताएंगे हम धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इनका जो गुण था वो तो प्रथम इतिहास लेखन ही इनका पहला गुण था, क्योंकि इन्होंने पहली बार ही इतिहास लिखा। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन्होंने, इनका सबसे बड़ा गुण ये था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे गारसा दत्तासी महोदय थे, इनका जो इतिहास लेखन था निम्नलिखित में से उसमें कौन सा दोष था। डीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने ये देखा था गुण के बारे में। अब आप देख लोगे कि इनके दोष क्या थे। तो हिंदी साहित्य के साथ में इन्होंने क्या किया था, उर्दू को भी शामिल कर लिया था। तो इन्होंने हिंदी के साथ, हिंदी साहित्य के साथ में उर्दू को भी शामिल कर दिया। हिंदी साहित्य और प्लस उर्दू, प्लस क्या कर दिया इन्होंने, उर्दू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी इनकी कमी हो गई। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हो तो उर्दू लेखन का अलग इतिहास होना चाहिए, और उर्दू के कवियों को भी शामिल कर दिया। तो हिंदी साहित्य के साथ में उर्दू जब ये मिक्स कर दिया, तो सबसे बड़ी कमी एक यही हो गई यहाँ पे। दूसरा, अब ये अगर हम इसको नंबरिंग करना चाहें तो ये डाल देते हैं नंबर 1। फिर आती है नंबर 2 पे, क्या इनके में और कोई दोष था। पहली चीज तो आपने देख ली कि हिंदी के साथ में उर्दू की बात कर दी। फिर इन्होंने क्या किया था, जब इतिहास लेखन किया तो जो जितने भी कवि थे उनको अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखा। मतलब क्या होगा हिंदी में आप बोलोगे तो वर्णानुक्रम व्यवस्था में उन्होंने लिख दिया। तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखना इनका, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम इसको बोलते हैं क्या है, अल्फाबेटिकल आर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कवियों का इन्होंने जो था जीवन परिचय या उनकी रचनाएं, ये सारी चीजें लिख दी। तो ये भी एक इनका दोष हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज। ये तो हो गया। अब जैसे आप सोचो कि कहाँ पे, मान लीजिए एक जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, तो इन्होंने काल क्रम में विभाजित ना करके जयशंकर का जे ले लिया या जा ले लिया, और तुलसीदास का टी ले लिया या ता ले लिया, और इन्होंने अंग्रेजी को देखते हुए लिखा था। तो इन्होंने टी और जे लिया था। टी और जे में जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख देंगे। तो आप ये सोचो
कि इस तरह से अगर इतिहास लेखन होगा तो बाद की कवि को पहले लिख दिया जाएगा और पहले के कवि को बाद में लिख दिया जाएगा। इसको इतिहास सही मायनों में नहीं कहेंगे। तो अगर आप अभी आगे देखोगे, इनके इतिहास को सच्चे मायनों में इतिहास नहीं कहा गया है। अभी आगे और राइटर जो आएंगे जो इतिहास को लिखेंगे, उस हिसाब से आप देखोगे कि इतिहास लिखने की जो पद्धति है उसको फॉलो किया जाए, वही इतिहास माना जाएगा। लेकिन इन्होंने क्योंकि शुरुआत करी, हमारे क्वेश्चन बनते हैं और हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना इनकी दूसरा इनका दोष हो गया था। तीसरा, मैंने अभी जो बता दिया आपसे कि इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा कवि किस काल से संबंधित है, कौन से कवि की रचना किस काल से संबंधित है, ये भी नहीं किया। दूसरा, नामकरण भी नहीं किया। ठीक है, चौथी इनकी क्या कर देंगे, नामकरण भी नहीं किया। अब नामकरण नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने नामकरण किसी भी काल का नहीं किया, जैसे कि वीरगाथा काल, आदिकाल, भक्ति काल बाद में जो आए, तो इन्होंने नामकरण को भी नहीं किया था। ठीक है, तो इन्होंने वर्णाक्रम पद्धति फॉलो कर दी, उर्दू देख लिया, काल क्रमानुसार विभाजन नहीं किया और नामकरण नहीं किया। तो इस तरह से इनकी ये जो चीजें थी वो हुई, जिससे इनमें कई सारे दोष पाए गए। बाकी इसमें पूछा जाता है इन्होंने कुल कितने कवियों का वर्णन किया था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुल 728 कवियों का इन्होंने 738 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। 738 कवियों का इन्होंने अध्ययन किया अपनी इस इतिहास में, कुल 738 कवि। तो ये चीज ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे गारसा दत्तात्रेय महोदय थे, इन्होंने अपने इतिहास में कुल कितने कवियों का वर्णन किया है? ये 738 कवि थे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 738 में सिर्फ 72 कवि ही हिंदी के थे। सिर्फ 72 कवि ही हिंदी से संबंधित थे। बाकी सारे अलग भाषा जैसे उर्दू या और कोई भाषा जो इन्होंने रखी होगी उससे लिया था। तो उर्दू के कवि ज्यादा हो गए, हिंदी के कवि कम हो गए। 738 कवि पूरे थे, 72 कवि सिर्फ हिंदी के थे। 72 कवि सिर्फ, ऐसे लगा देंगे याद रहेगा, सिर्फ 72 कवि आपके हिंदी के थे। ठीक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, बस इनका जो अध्ययन है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने लगभग सारे कर लिए हैं। दूसरा पूछा जाता है कि इन्होंने जो इतिहास लिखा था ये कौन सी भाषा में लिखा था? आपने देखा था फ्रांस भाषा में। तो इनका जो ये इतिहास था, इस्तवार दाला लिटरेचर, अब इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, पूरा इरेज हो रहा है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आपको याद रखना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था? इस्तवार दाल लिटरेचर का हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी में। इन्होंने क्या किया? हिंदी में कर दिया था। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में इसे कर दिया था। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे हिंदी में कर दिया था, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया था। ठीक है, लक्ष्मी सागर लिख जाओ। ठीक है, अब यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, हिंदी में, तो हिंदी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कर दिया था। बस इनके इतने क्वेश्चन थे। अब आप इनको साइड कीजिए और जो दूसरा पढ़ना है आप वो देखिए। ये हो गया आपका कि आपने ये सब पढ़ लिया। इसके बाद में आप देखोगे कि अब दूसरे कौन आ गए जिन्होंने कैसे काल विभाजन किया और उनकी चर्चाएं क्या हुई हैं। तो अब आपको देखने का टाइम ये है। आप क्या करेंगे, हम लोग ठीक है, तो ये आप देख लिए, ये हो गया था, इसको इरेज कर दिया हमने, ये हो गया। अब आती है दूसरे मुद्दे पे बात। दूसरे मुद्दे पे बात ये हो गई, इनका तो ये काम हो गया। उसके बाद में जॉर्ज गियर्सन का नाम आता है। किसका नाम आता है? जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने क्या किया था? तो जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी भाषा का इतिहास इन्होंने भी लिखा। सब दूसरा इतिहास बेसिकली इनका था जो जॉर्ज गियर्सन ने। और इन्होंने सबसे पहली चीज किस में लिखा था? इनके दो तीन क्वेश्चन बनेंगे।
आपको इस चैप्टर को और इस राइटर जो जॉर्ज गियर्सन साहब हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो पिछले में आपने देख लिया था, आप देखोगे हिंदी साहित्य में जो बीत चुका है इतिहास देखें, फ्रांस का विद्वान गार्सा दतासी ने इतिहास लिखा, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी लिख दिया था। भाग 1 1839, भाग 2 1847, दूसरा संस्करण 1871 में आया था। कुल 738 कवि थे, सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे। प्रथम इतिहास लेखन इनका सबसे बड़ा गुण था, बाकी दोष इसमें कई सारे थे। इन्होंने वर्णाक्रम व्यवस्था को फॉलो नहीं किया था, फिर इन्होंने कालक्रमण को विभाजन नहीं किया था, फिर इन्होंने उर्दू को भी शामिल कर लिया था। ये सारी चीजें आप देख लोगे। फिर आप देखोगे कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा। सबसे पहली चीज जॉर्ज गियर्सन ने किस भाषा में लिखा, तो आप बोलोगे इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, सबसे पहली चीज यही देखोगे। फिर दूसरा आप देखोगे इनका नाम क्या था जो इन्होंने लिखा, तो इनका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इनका, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इस नाम से इन्होंने इंग्लिश में लिखा। देखो क्वेश्चन सिंपल से बनते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखा, उन्होंने फ्रांस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में, मतलब फ्रांस के इतिहासकार थे तो उन्होंने लिखा था अंग्रेजी भाषा में, बट फ्रांस के थे वो। और ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से, ये इनका नाम हो गया। अब इन्होंने सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि कहाँ लिखा, तो एक पत्रिका के प्रकाशन के संपादन के रूप में इन्होंने कर लिख दिया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस रूप में, तो एशियाटिक सोसाइटी जो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन महोदय ने अपना इतिहास लिखा था, तो अतिरिक्तांक के रूप में लिखा था। कौन सी पत्रिका थी, एशियाटिक सोसाइटी के रूप में। एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका जो थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में इन्होंने लिखा था। अब ये कब लिखा गया था, तो इनका जो सन हो जाएगा, अब देखो आपने ये चीज देख ली थी, फिर इसको हम एक दूसरे कलर से थोड़ा सा बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो आपका हो गया, ये इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में लिख दिया था, ठीक है। कैसे, ये आप नाम याद रखेंगे इसमें, एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका के अतिरिक्तांक के रूप में। फिर आप देखोगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम था जिसका इन्होंने इतिहास लिखा था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इन्होंने इतिहास लेखन किया था। तो आप देखो सबसे पहले आपने देखा था जॉर्ज गियर्सन का, अभी आपने देख लिया, उसके पहले आपने देख लिया था गार्सा दतासी वाला। अब इनका कब आया, तो आप ये जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि इन्होंने इनके जो ये कब आया इतिहास, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, कब आया, तो आप बोलोगे 1888 ईस्वी में लिखा गया, 1888 ईस्वी में लिखा गया। मैं नाम ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो इसको माइंड मत कीजिएगा कि आप हिंदी पढ़ा के आप अंग्रेजी में बोल रहे हो। मैं हिंदी का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कुछ नाम अगर इंग्लिश में निकल जा रहे हैं तो आप लोग उनको भी सहजता से स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी तो हमारी सार्वभौमिक है, वो तो सब कुछ स्वीकार कर लेती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा, मुझे हिंदी ही बोलनी है, बट आप लोग समझदार हैं, ये चीज़ समझेंगे। तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था इन्होंने इतिहास जो लिखा। अब इस इतिहास को 11 कालखंड, इसमें जो क्या था कि इसमें 11 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया था। अब हम दूसरी स्लाइड लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे अभी, पहले इसको हम साइड कर देते हैं।
ठीक है, और इसको छोटा करके हम इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा जगह बन जाती है इसमें, सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो आप क्या देखोगे अभी कि इन्होंने क्या किया था, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने देखो उनकी जो कमियां थी, आपने देखा था ना काल विभाजन उन्होंने नहीं किया था, तो यहाँ पे इन्होंने 11 कालखंडों में विभाजित किया, 11 कालखंडों में विभाजित किया, पूरे इतिहास को इन्होंने किसमें किया, 11 कालखंडों में विभाजित किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पूरे इतिहास को इन्होंने 11 कालखंडों में विभाजित कर दिया था, 11, और इनको अलग अलग नाम भी दिया था। ये 11 कालखंडों में विभाजित किया और अलग अलग नाम भी दिया, और अलग अलग, तो आपने देखा कि वो जो कमी गारथा दत्तासी ने करी थी, इन्होंने उसे दूर कर दिया, अलग अलग नाम दिया। जो गारथा दत्तासी महोदय से कमी हुई थी 1888 ईस्वी में जब इन्होंने लिखा था, तो इसको इन्होंने दूर कर दिया। अब देखो जब ये कमियां दूर हो गई सारी, तो अब क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपका आता है, इसीलिए इनका जो इतिहास है उसको हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास कहा जाता है, वास्तविक इतिहास कहा जाता है, कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देख लिया कि काल विभाजन की जो कमियां उन्होंने करी थी, काल विभाजन नहीं था, नामकरण नहीं था, इन्होंने काल विभाजन भी किया, नामकरण भी किया। ठीक है, अब जैसे काल विभाजन क्या होता है, कि काल विभाजन क्या कर दिया, नाम विभाजन, जैसे कि इन्होंने लिख दिया आराम से अपना कि, अच्छा इसमें देखो वास्तविक इतिहास में सबसे पहले आप ये समझ लो कि मतलब अब इनका जो डेफिनेशन बन गई, मतलब अब ये इतिहास के सारे पहलुओं, सारे डेफिनेशंस को पूरा करता है इतिहास इनका, काल विभाजन भी है, नामकरण भी है। इसके लिए अब काल विभाजन माने चारण काल क्या था, इन्होंने 11 अभी काल में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें सारी चीजें आएंगी कि कौन कौन से इनके विभाजन थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और उस पर हम देखेंगे कि गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण, जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण, गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। तो गियर्सन महोदय ने काल विभाजन और नामकरण के लिए जो पद्धति अपनाई थी उसको देखेंगे। गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण, गियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। तो आपको बताया गया अभी इन्होंने कितने कालखंडों में विभाजित किया था, तो आपने देखा था कि इन्होंने 11 कालखंडों में विभाजित किया था। तो अब आप देख लोगे कि ये कौन कौन से 11 कालखंड थे जिसमें इन्होंने ये विभाजित कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने जो नाम दिया था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे पहला नाम किसने दिया और क्या नाम था, तो सबसे पहला इनका जो काल विभाजन का खंड था उसको इन्होंने कहा था चारण काल। ध्यान रखेंगे आप लोग, चारण काल, चारण काल इनका पहला खंड था जिसको इन्होंने नाम दिया, अपने 11 काल खंडों में विभाजित किया। 11 काल खंडों में पहला नाम जो था वो चारण काल था। ऐसे ही दूसरा नाम जो था वो धार्मिक काव्य करके नाम था। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इनका, धार्मिक काव्य, दूसरा नाम हो जाएगा धार्मिक काव्य, धार्मिक काव्य। पहला नाम चारण काल, दूसरा नाम धार्मिक काव्य, तीसरा नाम 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं सदी का, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, ये इनका हो गया तीसरा। ऐसे ही चौथा इनका क्या नाम था, आपने देखा चारण, ये याद करते हुए चलिए मेरे साथ में, चारण काल, धार्मिक काल, 15वीं सदी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। आपसे क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन सा खंड गियर्सन के काल विभाजन से संबंधित नहीं है, और आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसे कि प्रेम कविता के बाद में इन्होंने कहा कृष्ण काव्य और मुगल दरबार, इनका पांचवा और छठा पार्ट हो जाता था, कृष्ण काव्य और मुगल दरबार। कृष्ण काव्य नंबर 6 पे आता है, मुगल दरबार, मुगल दरबार।
ठीक है, इस तरह से ये 6 खंड हो जाते हैं। बाकी के 6 खंड हम इधर देख लें आराम से। तो नंबर 7 पे आ जाएगा आपका तुलसी का काव्य आएगा, और आएगा तुलसी का काव्य 7 के नंबर पे। 8 पे आएगा तुलसी के परिवर्ती काव्य। देखो तुलसी का काव्य आएगा पहले, तुलसी का काव्य, तुलसी का काव्य के बाद में आ जाएगा तुलसी के परिवर्ती कवि, तुलसी के परिवर्ती कवि, तुलसी के परिवर्ती परिवर्ती कवि। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये चीजें याद होनी ही चाहिए आपको। परिवर्ती कवि के बाद में 18वीं सदी का काव्य आ जाएगा, और उसके बाद में कंपनी शासन। ठीक है, 18वीं सदी का काव्य आ जाएगा। नंबर 9 पे क्या आ जाएगा? 18वीं सदी का, 18वीं सदी का काव्य। और फिर नंबर 10 पे देखो, 9वें पे आपने देख लिया, ऐसे याद रख सकते हो। 9 नंबर पे 18वीं सदी का काव्य आ जाता है। फिर 10 नंबर पे आएगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 10 नंबर पे आ जाएगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, शासन में हिंदुस्तान। ये आपने देख लिया, ये हो गया 10 नंबर। और 11 नंबर फिर आप देखोगे सबसे लास्ट में है, तो इसको विक्टोरिया से याद रख लीजिएगा। पूरा नाम अगर जाएगा तो विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? शासन में हिंदुस्तान। बताइए जरा एक बार पीछे से ऊपर से देख के सारे क्या क्या हुआ है। पहला, सबसे पहले क्या आ गया था? चारण काल, धार्मिक काल, 15वीं सदी का काव्य, धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, कृष्ण मुगल, ऐसे याद रखेंगे, कृष्ण मुगल तुलसी तुलसी, कृष्ण मुगल तुलसी तुलसी, 9-18 कंपनी विक्टोरी, 9-18 कंपनी विक्टोरी। तो इस तरह से आप देख लोगे। अब इनका तुम देखोगे इनके भी कुछ गुण होंगे, इनके भी कुछ दोष होंगे। तो हम इसके लिए, ये जॉर्ज गियर्सन का जो इतिहास चल रहा था, इन्होंने जो लिखा है इनमें बहुत सारे गुण थे। क्या गुण थे? सबसे पहले गियर्सन में अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले जो था, आपने देखा था सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन किया था। काल विभाजन किया कि नहीं किया? काल विभाजन किया। दूसरा, इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों का लिया था, इन्होंने सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी के कवि, सिर्फ हिंदी के कवियों का इतिहास। ठीक है, सिर्फ हिंदी को इन्होंने ध्यान में रखा था। पहला आपने देख लिया, काल विभाजन उन्होंने किया था। ठीक है, हिंदी के कवियों का इतिहास उन्होंने लिख दिया था। तीसरे पे प्रत्येक काल का स्पष्ट नामकरण भी किया था। इनका पूरा क्या था? नामकरण भी था। अभी देख ही लिया आपने, 1 से लेकर के 11 तक के कौन कौन से थे, इन्होंने नामकरण भी किया। चौथा जो आ जाता है, इन्होंने सुस्पष्ट स्रोतों का वर्णन किया था। इनके सबसे खास बात जो थी ये, कि इन्होंने जो स्रोत होते हैं, मतलब कहाँ से इन्होंने चीजें नोट करी, कहाँ से पढ़ी, उनको स्रोत का वर्णन, स्रोत का वर्णन, स्रोत का वर्णन, वर्णन नहीं स्पष्ट वर्णन लिख लो, स्रोत का स्पष्ट वर्णन। जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि कृष्ण भक्ति काव्य सारा के कवि थे, और मैं कहता हूँ कि रसखान जी जो थे उन्होंने ये ऐसे पद लिखे, तो मैं उनको बताऊं कि वो सवैये से आया है, तो ये मैंने स्रोत बता दिया कि कहाँ से मैंने कोई चीज कही है। जैसे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैंने ये बता दिया, तो मैंने बताया कि ये तुलसीदास ने लिखा है, ये उस पद में लिखा है, उस लाइन में लिखा है, तो ये स्रोत हो गया। जैसे कभी आप अपनी बात रखते हो, आपने बता दिया कि संविधान के 14 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, अपनी बात को क्लियरिफाई कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया और प्रमाणित कर दिया कि हाँ जो हम कह रहे हैं कि अपने आप से बना के कुछ नहीं कह रहे हैं। ये चीजें जब तक आप ध्यान रखोगे, आपको आपकी बात, जो हमें हिंदी या लैंग्वेज क्या सिखाती है, अपने आप को प्रामाणिक तरीके से पेश करना। ऐसे उल जुलूल बातें करना सड़क पे चलने वाला लड़का भी कर लेगा, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी हो। आप अपनी बातों को जब भी रखो, प्रमाण के साथ में भी रखो, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप अपने मन की मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो। कहानी बताने वाले तो सैकड़ों हैं, प्रामाणिकता पे बात करनी चाहिए। सही तो नहीं है? सही कह रहा ना पूरा? चलो ठीक है, तो आपने देख लिया इनके गुण क्या क्या थे। अब गियर्सन महोदय ने, जैसे उसमें आपने देख लिया था कि उन्होंने कितने कवियों का नाम किया था, 738 देखा था, 72 सिर्फ हिंदी के थे। फिर इन्होंने किया था 1080 कवि। अब इनका एक खास बात ये थी कि इन्होंने कितने कवि लिया?
1080 कवि लिया इन्होंने। कितने कवि इनके थे? 1080 कवि। तो 1080 कवियों का स्पष्ट वर्णन किया इन्होंने, कवियों का वर्णन। सोचो इनका इतिहास कितना बड़ा होगा। इन्होंने 1080 कवियों का किया, उसमें कुछ जगह पे 992 952 992 लिखेगा, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेट मान के चलिएगा 1000 है, ठीक है। एक्सफॉर्मेटली 1000 होंगे, बाकी ये रहेंगे, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका है जार्ज, इसको मैं लिख दे रहा हूँ और इसको ठीक से पूरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा कि जॉर्ज गियर्सन महोदय ने, जॉर्ज पूरा मैं जैसे बता रहा हूँ इसको ऐसे याद रखिएगा, जॉर्ज गियर्सन 20 बार क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम आ चुका है। जॉर्ज गियर्सन महोदय ने, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने, महोदय ने भक्ति काल को, नोट कीजिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। और किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछने की बहुत गारंटी, बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब गियर्सन का भी जैसे उनका देखा था, आपने देखा था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने उनके इतिहास का जो हिंदी में था उसमें अनुवाद किया था। अब इनके भी इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गियर्सन के इतिहास का, देखो गियर्सन के इतिहास का, गियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद, हिंदी। अब तब तक आप मुझे बताइए कि जो गार्सन दत्ताती महोदय थे उनके इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। याद रखिएगा, कमेंट में लिखो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, याद हो जाएगा। गियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सोचो जरा, एक मिनट बताओ, गियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो गियर्सन के इतिहास के हिंदी अनुवाद की बात जब आएगी तो आप बोलोगे किशोरी लाल गुप्त ने, आप बोलोगे किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो गियर्सन ने लिखा था उसका हिंदी अनुवाद किया था, किशोरी लाल गुप्त ने। क्या बोलोगे आप? किशोरी लाल गुप्त। याद रखेंगे, यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया था? इनके जो इतिहास था, इनके इतिहास का नाम मैंने क्या बताया था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको इन्होंने इसमें कर दिया हिंदी में। और ये कब किया था? तो ये आप बता दोगे 1957 में, 1957 में किया था। 1957 में इन्होंने लिख दिया था और इनको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से लिखा था और हिंदी में अनुवाद किया था। और हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से, पहला इतिहास नाम से। ये चीज ध्यान रखना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने काल विभाजन किया, सिर्फ हिंदी की कमियों का इतिहास लिखा, नामकरण किया, स्रोत का स्पष्ट वर्णन किया। 1080 का भी कहीं कहीं पर मैंने बताया आपको 992 भी लिखेगा, मिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको पछड़े में नहीं पड़ना, फालतू की कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है कि सर ने 1080 बताया था, 992 उसमें लिखा हुआ है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे 992 लिखा होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आप ये मान के चलो मेरी पहली क्लास है, इसमें कुछ ही रद्द होंगी। मैं बहुत कोशिश करूंगा, दिल से मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा आराम से। बस आप लोग पीछे मत हटिएगा, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होगी, पीछे नहीं हटिएगा, बस ये चीज मेरी मान के चलिए। आप लोग देखते जाइए, आज जैसे जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन पे मैं वहीं पे क्लास में ही रिवीजन कराएंगे हम लोग। क्लास में ही पूरा रिवीजन होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, पूरी टीम लगी इसके लिए, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस के लिए भी टीम मिलेगी, सब कुछ होगा। तो जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
गियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्ता ने किया था। किशोरीलाल गुप्ता ने कब किया था? 1957 में। मैंने कहा ना मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। 1957 में किया था, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से किया था, और इनका इतिहास का नाम क्या था? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यही नाम था ना, द मॉडर्न लिटरेचर, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इनका दोष क्या था? इनके भी इतिहास में कुछ दोष तो रहा होगा ना। इनका दोष क्या था कि इन्होंने भी भाषा कौन सी रखी थी? इनकी भी भाषा कौन सी थी? तो इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। भाषा इनकी भी क्या थी? अंग्रेजी में ही लिखा था इन्होंने सारा इतिहास। दूसरा था युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान ना देना। ये इनके दोष में बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाएगा मैं बहुत क्लियर बताता हूँ अभी, कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा दोष था, ठीक है। कौन सा दोष था गियर्सन के इतिहास में? क्या उनकी भाषा अंग्रेजी थी? क्या उनकी भाषा ये थी? ऐसा करके आएगा, इसमें आप भाषा अंग्रेजी देखोगे। और युगीन प्रवृत्तियों पर ध्यान ना देना, इसका मतलब क्या है? युगीन प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो युगीन में पहले देखो युग आता है। युग का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते ना कलयुग सतयुग, वो वाले युग में नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे युग, अभी आपको मैं इसके बाद में जब काल विभाजन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कैसे क्या डिवाइड किया जाता था, आदिकाल क्या था, भक्ति काल क्या था, ठीक है। तो युगीन मतलब एक समय विशेष की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। जैसे कि जो जिंदगी आपके दादा परदादा जीते थे, या जिस स्टाइल को फॉलो करते हुए जीते थे, आप वो नहीं जी पाओगे। अभी शिक्षा को ही देख लो, आज के पहले 50 साल पहले ब्लैक बोर्ड चल रहा था, 20 साल पहले, 10 साल पहले तक व्हाइट बोर्ड चल रहा था। अब अभी 5 साल से व्हाइट बोर्ड की जगह पे अभी डिजिटल बोर्ड आ गया। तो इनको भी आप अगर किसी चीज को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट रख रहे हो तो ये युगीन प्रवृत्तियों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, और यही इनकी सबसे बड़ी कमी हो गई। बाकी इनके इतिहास में कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम तीसरी स्लाइड अपनी लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें हम देखेंगे, अब आते हैं हमारे भारत में, तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ये लिखेंगे हमारा इतिहास जो भी हिंदी साहित्य का है सर्वप्रथम, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो आज क्या करते हैं हम लोग, अब हम पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सरोज नाम से ये पहली बार इतिहास लिखेंगे, और इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग कल तक का वेट करते हैं, अगली क्लास में, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी हम इसको ऑफ करते हैं। कल मिलेंगे इसी जोश जुनून जज्बे के साथ में। आप सब लोग बस बने रहिए, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास इसी क्लास में खत्म होने वाला है। आप टीजीटी कोचिंग के लिए जो 9 से 10 हज़ार रुपये पेमेंट करते हैं आम कोचिंग को, और वहाँ से आपको क्या मिलता है? प्रिंटेड नोट्स, फालतू के वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरी शुद्धता, प्रामाणिकता और पूरे शुद्ध तरीके से इतिहास पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, जिससे आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको जो फैक्ट होगा, फैक्ट के साथ साथ ही आपको उसके बारे में जो पुरानी जानकारी है वो दे करके कहानी के फॉर्मेट में सारी चीजें आपको याद कराई जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लास में बने रहना है। लिखाने की जिम्मेदारी, पढ़ाने की जिम्मेदारी, और यहाँ तक आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।